चलो जी, सर्वम एआई जब ग्लोबल एआई समिट 2026 का न्यू दिल्ली में कंडक्ट करा गया, उसके बाद से ही आप बार बार न्यूज में सुनते हो। कभी आप सर्वम एआई के बारे में सुनते हो, कभी एक इनका मिशन चल रहा है, उसी के अंडर ये काम कर रहे हैं, दैट इज इंडिया एआई मिशन। इसमें पूरा पैसा एलोकेट करा है 10,300 करोड़ रुपए का, कि ये सारा पैसा हम लगाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। और जो सर्वम एआई है, बेंगलुरु बेस्ड ये स्टार्टअप था, प्राइवेट स्टार्टअप है, और अब फाइनली ये बन चुका है न्यूएस्ट एआई यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न जब भी बोला जाए तो वो पिंक वाला टेडी नहीं है यहाँ पे। यूनिकॉर्न का मतलब है कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी, अब उसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैल्यूएशन का एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता, पर जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कोई भी पैसा लगा रहा होता है, उसके ऊपर एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि शायद इतना ये क्रॉस कर चुका है। तो सर्वम एआई को बोल दिया गया है कि ये न्यूएस्ट यूनिकॉर्न है फ्रॉम इंडिया, और ये बिल्कुल प्राइवेट कैटेगरी में आता है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम डेवलप करें। एआई को हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक साइकिल बनती है, सबसे ऊपर एआई, देन मशीन लर्निंग, और इसके नीचे डेटा लर्निंग। ये चेन ऐसे बनती है। एक बार यूपीए इसको ऐसे पढ़ाया था और ये ऐसे ही स्टेटमेंट आ गया था। क्वांटम चिप के ऊपर सवाल पूछा था यूपीएससी ने 2024 के पेपर में, तो एक लाइन इस पे डाल दी हुई थी कि डेटा लर्निंग जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये दिख रहा है आपको, ये सबसेट ही है एक दूसरे के। तो की टर्म इज एआई, उसके नीचे मशीन लर्निंग, और इसके नीचे डेटा लर्निंग। और ये जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये काम करती है न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक और टर्म भी आप यूज कर सकते हो, जिनको बोलते हैं नोड्स। जैसे क्या होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स है वो आपस में कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स की वजह से कभी हमें चोट लगती है तो पता लग जाता है ना कि चोट लगी है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको बोलते हैं न्यूरॉन। ये डेंड्राइट होते हैं, इनको याद रखना। ऐसे मत सोचना कि इस आर्टिकल से क्या इंपॉर्टेंस है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे रेडी करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी एआई के अंदर सर्च करते हो, तो वो कुछ आप पूछोगे कि नहीं इसके और बियॉन्ड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो और इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देती है। तो मतलब अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स बने हुए हैं, ऐसे नेटवर्क्स बने हुए हैं जो उसको इन्फॉर्मेशन और एनहांस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इनको न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्यों? जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन का एक जाला बिछा हुआ है, वैसे ही एआई भी वर्क कर रहा है आज के टाइम पे। अब ये जो नोड होती है, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी, दूसरी नोड दूसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी, पर आपस में ये हमेशा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, न्यूरल नेटवर्क। तो सर्वम एआई एक तो अब दोबारा से ये न्यूज में बना, पहले ग्लोबल एआई समिट की वजह से था सर्वम एआई। नंबर 2, इन्होंने कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर काम करा था। 30 BN 100 5 बी यहाँ पे बिलियन को इंडिकेट कर रहा है, पैरामीटर्स है ये। अभी आ रहा है वो आगे भी। और अब फाइनली ये दोबारा से न्यूज में आया जब बोला ये यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी कि $1 बिलियन को जो वैल्यूएशन है इनकी वो एक्सीड कर चुकी है। तो यूनिकॉर्न टर्म का यहाँ पे यही मतलब है। अब वो इस सर्वम एआई को बोलते हैं फुल स्टैक एआई। फुल स्टैक एआई जब भी बोल दिया ना, एआई की जगह पे और कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्वांटम हो सकती थी, यहाँ पे चिप्स की बात हो सकती थी। जब भी फुल स्टैक बोला तो बोलते हैं मैं फुल स्टैक काम करता हूँ। फुल स्टैक का मतलब है नीचे की लेयर, बॉटम लेयर, मीडियम लेयर और अपर लेयर। नीचे क्या आ जाएगा? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे, फिर सेकंड लेयर पे जब आप जाओगे तो आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो भी टेक्नोलॉजी आपने वहां पे बनाई उसके बेसिस पे आप मॉडल जनरेट करोगे, और वही मॉडल फिर क्या करेगा? एप्लीकेशन के फॉर्म में जाएगा, यानी कि यूजर उससे यूज करेगा। तो फुल स्टैक डेवलपर या फुल स्टैक एआई का मतलब यही होता है, आपने इंफ्रा भी बनाया हुआ है और उस इंफ्रा से आप फिर मॉडल्स भी लेके आ रहे हो, और फिर वो मॉडल यूज हो रहे हैं बाय पब्लिक या कंज्यूमर। ठीक है, हो सकता है एंटरप्राइज बेस्ड हो। अब मैंने एक टर्म बोली एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब है कोई सिंगल इंडिविजुअल इसे यूज नहीं करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को दे दिया कि सिर्फ आप ही यूज करेंगे, जहां पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पर आप चाहते हो कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होकर रहता। तो वो इन्होंने मान लो कोई भी एंटरप्राइज बेस्ड ऐसा एआई एप्लीकेशन बना दिया, पर बोला कि सिर्फ ये डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर के अंडर कोई भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ आप ही यूज करोगे। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट को भी दिया जा सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती जब भी एंटरप्राइज आता है। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया। यूनिकॉर्न जो रिसेंटली बनी थी, थोड़ा सा हिंट यही होगा कि एआई के फील्ड में। तो सर्वम एआई ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया है, और इंडिया फाइनली अब सॉवरिन बन रहा है इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्लॉडे वगैरह भी आ गया, यूज किया आपने वो? ठीक है, यूज कर रहे हो आप। तो एआई की बीच में भी आप देखो तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है।
इंडिया हमेशा कंज्यूमर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे यूजर ज्यादा निकल के आते हैं, प्रोड्यूसर कम होते हैं। तो एक टर्म आई यहाँ से ही, दैट इज सॉवरिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉवरिन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बनाएंगे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि कैसे हम इस एआई को जनरेट करेंगे। यही तो बोलता है इंडिया की संप्रभुता वाला देश है। संप्रभुता का मतलब यही है, सॉवरिन है। सॉवरिन मतलब कोई हमारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। यहीं पे आप एक और टर्म सुनते हो, टेक्नोलॉजिकल आर्टिफिशियल सॉरी सॉवरिन टेक्नोलॉजी। सॉवरिन टेक्नोलॉजी भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी हम अपने लिए बना रहे हैं, कोई और इंडिकेट नहीं करेगा। तो सॉवरिन मतलब नॉन इंटरफेरेंस बाय अदर कंट्रीज। जो डिसीजन किसने लिया? इंडिया ने लिया। बाकी कंट्रीज भी यही टर्म यूज करती हैं। यूनिकॉर्न स्टेटस का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। और 2026 में अगर देखें अभी तक तो 131 यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं इंडिया से, और हम 3rd नंबर पे हैं आफ्टर यूएस एंड चाइना। सर्वम में है इंडिया का सॉवरिन एआई स्टैक है। और बाकी हमारी जो डिपेंडेंसी हो रखी है फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसको रिड्यूस करना है। इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की इन्होंने डेवलपमेंट करी है। यूपीएससी 2025 में ये बढ़िया सवाल भी आ गया था, और उसमें ना कॉन्सेप्चुअली पूछा था कि एलएलएम काम क्या करेगा, तो वही था नेटवर्क्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जो मैंने आपको समझाई वैसे पहले भी समझाई थी, तो सेम ही डेफिनेशन थी। इंडिया ने एक मिशन चला रखा है, दैट इज इंडिया एआई मिशन। सर्वम एआई इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एलएलएम बना चुका है, और भी बना रहा है, उसमें अपग्रेडेशन भी रिक्वायर्ड है। जैसे सर्वम लार्ज है, सर्वम स्मॉल है, सर्वम एज है। नाम से पता लग रहा है एज मतलब किसी कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है। कॉर्नर के थोड़े से बियॉन्ड जाओगे, थोड़ा एरिया इंक्रीज करेगा। उसके बियॉन्ड सारे कमरे को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो वो लार्ज बन जाएगा। तो सर्वम लार्ज की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे एडवांस रीजनिंग आएगी, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड आप कोई चीज इसमें सर्च ऑन कर रहे थे। सर्वम स्मॉल बोलता है कि रियल टाइम एप्लीकेशन, कोई डेटा है वो रियल टाइम आपको अपडेटेड चाहिए, तो उसके लिए सर्वम स्मॉल का यूज करा जा सकता है। एंड आगे एक सर्वम एज आप लोग जो यूज करोगे, दैट इज ऑन डिवाइस ऑपरेशन, मतलब सारे यूजर यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस ऐड होती चलती हैं, पर ये वाले अभी ओपन एंड में नहीं रखे गए हैं। यहाँ पे सेलेक्टिव है कि आप ही इनको यूज करेंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गई, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं। इसके बाद मॉडल के अंदर 70 बिलियन पैरामीटर्स का फीचर ऐड करा है। अब ये 70 बिलियन पैरामीटर से पहले ये देखो, ये नए मॉडल्स हैं जो सर्वम एआई ने अपने रिप्रेजेंट भी करे थे ग्लोबल एआई समिट के दौरान। तो एक है सर्वम 30B, एक है सर्वम 105B। बी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बिलियन, तो 30 बिलियन पैरामीटर, सर्वम 105 बिलियन पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या है? तो वो जो पीछे मैंने आपको नोड समझाए, कितने नोड्स आपस में कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन कितने फास्ट वो प्रोसेस करके आपको दे पाएगा। तो वही ऊपर वाला छोटा है 30 बिलियन वाला, एंड 105 बिलियन वाला सर्वम 105 बिलियन पैरामीटर, ये थोड़ा बड़ा है साइज में। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर देखें कि एलएलएम के अंदर कितने बिलियन पैरामीटर्स होने चाहिए, वो 70 पे है। तो हमारे पास दोनों ही आ गए, 105 भी आ गया, 30B भी आ गया, छोटे वाला भी है, बड़े वाले साइज का भी है। और इतने बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की इंडिया को क्या जरूरत है? तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे हम उन लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो एक टाइम पे खत्म भी हो जाएंगी उनकी जनरेशन के साथ। और जनरेशन आज के टाइम पे इंटीग्रेट करती है, मतलब जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ कनेक्टिविटी बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो लैंग्वेज लॉस्ट ना कर जाए, तो पहले एलएलएम रेडी कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज का डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, कल को अगर अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, तो उसमें हमें हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल। एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म जैसे सर्वम संवाद है, एंटरप्राइज इंडिकेट कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करेगी, और संवाद इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन का काम करेगा। ठीक है, तो संवाद आ गया। और इनसाइट्स और एक्शन यूजिंग प्रोप्राइटरी डेटा, प्रोप्राइटरी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, जो भी डेटा उसने प्रोवाइड करा। इसके बाद एक सर्वम दुब भी है, और डब है। डब क्या करेगा? डबिंग करेगा। डबिंग किस किस की करेगा? एक तो वॉइस की करेगा, और दूसरा लैंग्वेज है उनकी भी कर लेगा। तो स्पीच की यहाँ पे डबिंग करवानी है, तो उसके लिए भी एक सर्वम डब बनाया हुआ है। ये भी एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको टेस्ट कर रही है। अभी जब तक एरर आएंगे तब तक पूरा ओपन नहीं किया जाता वैसे भी। देन पॉपुलेशन स्केल सोशल डिलीवरी में अगर देखो तो एक विक्रम है। विक्रम मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, ये स्पेशली हेल्प करेगा जो फार्मर्स है हमारे, मिलियन ऑफ फार्मर्स। अब कई बार क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। सरकार कोई स्कीम लेके आई पर वो समझ ही नहीं आ रही फार्मर को, हो सकता है विसिनिटी में कोई है ही नहीं पर्सन जो ट्रांसलेट करके बता दे, तो ये विक्रम यहाँ पे चैटबॉट है। ज्यादातर विक्रम सारा भाई जी का नाम जब भी आप सुनते हो वो आप स्पेस टेक के साथ जुड़ जाते हो। तो अगर विक्रम चैटबॉट के बारे में पूछें तो मिलियन ऑफ फार्मर्स को डेटा प्रोवाइड करना है, मल्टीलिंगुअल है हमारी कम्युनिटी, तो लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को ये दिया हुआ है। और डेटा कितनों से, तो देखो 17 मिलियन फार्मर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ट्राई करी गई है।
देन आता है सर्वम विजन, तो यहाँ पे 3 बिलियन पैरामीटर विजन लैंग्वेज मॉडल भी है, नाम से पता लग रहा है विजन लैंग्वेज मॉडल, ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप क्या करते हो कि जैसे मान लो पीडीएफ है, आपने बोला कि ये पीडीएफ अपलोड करी, पीडीएफ को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दो। अब अगर ये होता ओसीआर, ओसीआर के बारे में सुना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग होती है, उसमें मान लो मैंने ऐसे कोई फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट में मैंने लिख दिया ये एआई है, देन यहाँ पे लिख दिया इसका सबसेट इज मशीन लर्निंग, इसका इज डेटा लर्निंग, मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ था। ओसीआर से मैं इसको फटाफट से अगर बोलूंगी कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, ये समझने के लिए एग्जांपल है, वो क्या करेगा, मेरे को एक ऐसे लाइन बना देगा, फ्लो चार्ट भी लिख देगा, ऊपर नीचे एआई लिख देगा, नीचे मशीन लर्निंग लिख दिया, नीचे डेटा लर्निंग लिख दिया। मतलब मैं चाहती थी ये जो फ्लो चार्ट था इसका मतलब क्या था वो भी दिखे, मतलब ये लिखता है यहाँ पे कि मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई या डेटा लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, पर इसने फ्लो चार्ट नहीं बनाया, जैसे लिखा हुआ था वही वर्ड उठाए और टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दे दिए। तो यही चीजें यहाँ पे अपग्रेड करने की ट्राई करी जा रही है। और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, इंडिया का इतना सारा मैन्युस्क्रिप्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, तो उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। और बाकी कई बार क्या होता है, सीन का भी टेक्स्ट क्रिएट करा जाता है, जैसे सीडीएस का पेपर दिया किसी ने कभी, कोई हुआ है उसमें कॉन्फ्रेंस आउट, मैक्सिमम हो जाते हैं वहां पे, तो वहां पे एक टेस्ट होता है, वो इमेज दिखाते हैं आपको, उस इमेज में से आपको प्रोडिक्शन करनी होती है कि इमेज के अंदर दिखाया क्या है, तो उसकी तरफ भी ये जा रहे हैं अब कि रिकॉग्निशन करी जा सके एक पिक्चर को देख के कि उसमें दिखाया क्या गया है। आफ्टर दैट की फीचर अगर देखो, ये देख लो, ये ओसीआर के साथ कंपेयर करा है कि ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट भी करेगा, कि अगर मैंने फ्लो चार्ट बनाया था सिर्फ वहां से वर्ड्स नहीं उठाएगा और आपको लिख के नहीं देगा, पर उसको समझाएगा भी कि ये सबसेट की बात हो रही है, एरो वही इंडिकेट कर रहा था कि ये सबसेट है, तो वो भी डिटेल यहाँ पे जो सर्वम का विजन एलएम है, दैट इज लैंग्वेज मॉडल, वो इंडिकेट करेगा, तो विजुअल लैंग्वेज मॉडल। आफ्टर दैट हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जिनका मेंशन शेड्यूल नंबर 8 में है, तो उन सभी को यहाँ पे बोला गया है कि हम इनका डेटा सेट बनाएंगे कि एटलीस्ट इनको तो हम ट्रांसलेट कर सकें इजीली। परफॉर्मेंस अगर देखें, अब देखो ये थोड़ा सा ना जो इंटरनेशनल लैंग्वेज मॉडल भी है उनके साथ कंपेयर करा हुआ है, 84.3% इसने स्कोर अटेन करा OLM OCR बेंच के ऊपर, मतलब जो गूगल जेमिनाई का 3 प्रो है और डीप सीक आ गया चाइना वाला, उनका जो OCR V2 है उसके कंपैरिजन में 84.3% स्कोर हमने अटेन करा, ये 70s में है, हमारा अच्छा स्कोर आया। एंड नंबर 2 इज 9। अब देखो यहाँ पे OCR लिखा है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, तो उसने सिर्फ कैरेक्टर को ही पिक करा था, जबकि सर्वम का जो विजुअल लैंग्वेज मॉडल था उसने नॉलेज को भी एक्सट्रैक्ट करा था कि एक्चुअल में मीनिंग क्या डिपिक्ट करा गया है यहाँ से, तो इस वजह से जो स्कोर आया है वो ज्यादा बेटर आया है। 93.28% एक्यूरेसी है ओमनी डॉक बेंच V1.5 के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेट्स हैं उनको भी ये काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब ठीक से आपको सिंप्लीफाई करके इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। एक और जो इंडिया ए मिशन में ही आता है, दैट इज बुलबुल V3। ये जो बुलबुल V3 है सर्वम एआई का ही एक अपग्रेडेड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, टेक्स्ट दिया जाएगा वो स्पीच में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कभी आप न्यूज़पेपर अगर ऑनलाइन पढ़ते हो, वहां पे एक ऑप्शन होती है अगर एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं इसको बोलूं, तो वही वाला है ये सेम, दैट इज बुलबुल V3। तो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा और इसका मेन काम यही है कि जो नेचुरल और रीजन सेंसिटिव स्पीच है इंडिया की मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट के अंदर, वो वैसे ही प्रिजर्व करी जाए। कई बार होता है ना डायलेक्ट चेंज हो जाता है, एआई कई बार सीधा ही बोले जा रहा होता है, कोई पॉज नहीं है वहां पे, और एक ना हर मतलब टोन होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन की, तो उसको भी ये प्रिजर्व करके रखेगा, वो बुलबुल V3 है। बाकी की फीचर 35+ प्रोफेशनल क्वालिटी वॉइसेस इसमें इंक्लूड करी हैं, लगभग 11 इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा है, और वही प्लान है कि हमारे जो शेड्यूल नंबर 8 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सारी को हम इंक्लूड कर सके। अभी 11 के ऊपर काम चल रहा है, फिर 22 तक जाएंगे। पॉज कहाँ पे देना है, टोन क्या रहेगा, कहाँ पे जोर डालना है वर्ड्स के अंदर, वो सारी चीजों को ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये बुलबुल V3 के अंदर जो इन्होंने मेन इनिशिएटिव लिए हैं। बाकी इंडिया ए मिशन को कितना पैसा एलोकेट हुआ है, तो लगभग 10,300 करोड़, और भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आती रहती हैं जब पता लगता है फॉरेनर इन्वेस्टर्स को कि देखो ये तो काफी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी बार बार सर्वम के बारे में बात कर रही है और इंडिया ए मिशन के बारे में बात कर रही है, तो और भी पैसा आता रहता है, तभी तो ये पहुंचा वैल्यूएशन $1 बिलियन। बाकी ये आ गई आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस जो टोटल 22 हैं, यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पुराने हैं उनको याद है। बाकी नए वाले क्या करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस आपने लर्न करनी है, क्लासिकल लैंग्वेजेस, और उसके बाद आपने देखना है कौन सी कॉमन है, और कॉमन वाली पिक कर लोगे तो आपको सीधा ही लग जाएगा पता कि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफिशियल नहीं है और सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई वेन डायग्राम नहीं बनता, बीच में एक ट्रांजिशन वाला जोन रहेगा। हाँ, दोनों लैंग्वेजेस के बीच में
कुछ लैंग्वेजेस होंगी जो कॉमन आएंगी। तो ये वाला वेन डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा जो सीसैट में आप देखते हो। क्लासिकल लैंग्वेजेस पहले तो आज लर्न ही कर लो। मोस्ट ऑफ बंगाल पीपल केटीएम पर, हाँ ठीक है, इससे याद रह जाती है। जैसे पीपी यहाँ पे दिख रहा है तो दो तो सेम सी हैं, पाली एंड प्राकृत। अभी आपकी ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी है, इनमें देखो क्या पाली और प्राकृत आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। और टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 11, तो 11 में से दो तो सब्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिख लो, पाली और प्राकृत। बाकी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे कॉमन आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एम से आ गई मलयालम, और ओ से आ गई ओडिया, एस से आ गई संस्कृत, टी से आ गई तमिल। ठीक है, कई बार सारी जगह मीनिंग भी नहीं होता ना। आगे चलो, बी से आ गई बंगाली, नहीं, पी से हो गया, पी से प्राकृत थी, क्लासिकल क्लासिकल, पी से आ गया प्राकृत, और एक ये भी है पी यहाँ पे, तो पी से आ गया पाली। और कौन सा बचा? के से कन्नड़ा, टी से तेलुगु, मराठी, मराठी देखना कितने वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गई है कोई, देखो पड़ा, आसमीस, ए से यहाँ पे रह गया, तभी कैपिटल लिखा था इसको, आसमीस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल होगी 11 लैंग्वेजेस। ये जो पाली और प्राकृत हैं ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो मतलब जब आप वेन डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज हेडिंग डालो, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हेडिंग डालो, इन्हीं को शेड्यूल लैंग्वेज भी लिख सकते हो। पाली और प्राकृत क्लासिकल के केस में आएगी, ये जो कॉमन वाली है बाकी वहां पे लिख सकते हो आप। कॉमन से आपको पता लग जाएगा कि ये क्लासिकल भी हैं और ये वाली लैंग्वेजेस आपके पास ऑफिशियल भी हैं। तो 9 तो यहीं से याद कर लिया आपने। अब थोड़ा उसमें ना कट करनी होती है पहले कि कौन कौन सी आपने पढ़ ली। तो क्या आसमीज आ गई क्लासिकल लैंग्वेज में, बंगाली आ गई, ओडिया आ गई, संस्कृत आई आ गई, ठीक है, तेलुगु ये भी, तमिल डन, इसके अलावा और कन्नड़ा डन, मलयालम ये भी आ गई, मराठी, मणिपुरी नहीं आई, नेपाली नहीं आई। तो ये तो होगी आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जो कि आपने कॉमन वाले में लिखनी है। बड़ा सा बना लेना सर्कल, इजी रहता है याद करने के लिए। अब बाकी लैंग्वेजेस आपको देखनी है, थोड़ी सी तो लोकेशन स्पेसिफिक की है। जैसे एक तो यहाँ की आ जाएगी, दैट इज गुजराती। गुजराती के बाद ऊपर जाओगे कश्मीरी, कश्मीर से ही आपको एक और याद रखनी है बोडो, यहीं से एक और याद रखनी है उर्दू, एक और यहां से डोगरी, और एक और है कश्मीरी तो लिख दिया, ये लिख दिया कश्मीरी, बोडो, उर्दू, डोगरी। एक और थी यहाँ पे, नहीं सिंधी यहाँ पे थोड़ी आएगी, बस यही थे ना ऊपर वाले एरिया से। ये देखो, ये उर्दू आ गया, ये बोडो आ गया, ये डोगरी आ गई, ये कश्मीरी आ गई। अब आ जाओ पंजाब में, तो पंजाब में आ गई पंजाबी, एक ओवरऑल याद रख लेना, एक आ गई हिंदी, और रुको अब कट कर लो पहले, हिंदी भी गई आपकी, गुजराती भी आ गई, पंजाबी भी आ गई। अब याद रख लो सिंधी, कोंकणी। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका होता है इसको याद करने का, वो है अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी ऐड हुई है, जो मुझसे स्किप हुआ अभी। तो अमेंडमेंट याद रख लेना इसकी, 21st, 71st, और इन दोनों को सम करोगे तो 92nd। यहाँ पे थी सिंधी, तो ये देखो सिंधी बाद में ऐड हुई है, तो एक तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे 3 ऐड हुई थी, बताओ फिर। सेंधा तो हो गया ऊपर, ये देखो ये सेंधा से तो सिंधी आ गई। फिर अगला था नमक, एन से आ जाएगी नेपाली, एम से, के से कोंकणी। तो लो ये तो हो गया यहां से अमेंडमेंट के थ्रू। एंड यहां पे था बीडीएस की बात करी थी, हाँ जी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, बस ये हो जाती है यहीं से लाइन। चलो ये देखो 4 ये आ गई, 3 यहाँ पे, 7 8 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, 9 9 18, और 18 के बाद बची 22, तो 4 बची आपकी। 4 में कौन कौन आ गई? तो हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है और कश्मीरी आ जाएगी। तो ये होगी आपकी डन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस याद रखनी है, 9 जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, और बाकी के जो 4 बचे वो वैसे याद कर लो लोकेशन बेसिस पे। ठीक है, गुजराती आ गई, कश्मीरी आ गई, देन हिंदी और कौन सी? पंजाबी। बस इनको याद रख लेना, दैट्स इट। ये प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लैंग्वेज से कुछ ना कुछ पूछते हैं।